राधे राधे। एपिसोड 504। आपने लास्ट एपिसोड में सुना था कि रूहानी को ब्रेन कैंसर हो गया और वो ये बात आयाश को नहीं बताना चाहती। वहीं दूसरी तरफ आयाश की 30 दिन बाद मैरिज डिज़ोल्व होने की है पेपर्स के हिसाब से। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। परेशान आयाश। रूहानी का फुल चेकअप करने के बाद अंश और सोना उसे घर ले आए थे। रूहानी सोना के कंधे पर सर रखकर बैठी थी और अंश उसके सामने वाली सीट पर बैठा था। रूहानी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने कसकर सोना के हाथ को पकड़ रखा था। उसके गाल पर उसके आंसू बहकर सूख चुके थे। अंश ने उसे ऐसे देखा तो बोला, तुम्हें इससे इतना बड़ा झूठ नहीं कहना चाहिए था। सोना बोली, झूठ? हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला अंश। इसे कैंसर है। हमने चाहते थे आयाश को इस बारे में पता चले और वो रूहानी को सीरियस लेना शुरू करे, पर उसने तो कह दिया उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं क्या सोचती रहती है ये। अंश ने कहा, ठीक है, आयाश को कैसे बताना है ये तुम मुझे पर छोड़ दो। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद वे सब घर आ गए। उसके घर के एंटर होने के साथ ही एक कार घर में कुछ ही दूरी पर रुकी और उसमें से एक आदमी फ़ोन पर बोला, बॉस, अभी हम रायज़ादा हाउस के बाहर हैं। सोना ने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे आराम से कार से बाहर ले आई। उन्हें घर आते देखकर सभी लोग भागकर उसके पास आ गए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता चला कल रात से आयाश, रूहानी, सोना और अंश कहाँ गायब हो गए थे। सारांश उसके पास आते हुए बोला, मॉम, आप सब कहाँ थे और आयाश भाई कहाँ हैं? भाभी को क्या हुआ है? उसने इतने सारे सवाल सुनकर सोना बोली, वो सारांश, हम सब हॉस्पिटल गए थे। कल रात में रूहानी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे, पर अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। सारांश ने रूहानी को देखा। वो एक डॉक्टर था और उसे देखकर वो कह सकता था कि रूहानी सही नहीं है, पर उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। सिया रूहानी के पास आ गई और बोली, दी, आप ठीक है ना? रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। सोना बोली, बेटा, रूहानी को कमरे में ले जाओ, ये थोड़ी देर आराम करेगी, फिर ठीक हो जाएगी। चलिए दी। सिया ने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे ले गई। अंश आयाश को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन आयाश फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। उसके पास में खड़े वीरा को कुछ इशारा किया तो वो हाँ में सिर हिलाते हुए चला गया। इधर आयाश उसके ऑफिस में कुर्सी पर बैठा था। ऑफिस में सभी तरफ अंधेरा था। वो बार बार टेबल के लैंप को जला बुझा रहा था। उसकी आंखें एक टक सीलिंग को घूर रही थी और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नजर आ रहे थे, जैसे कल रात नींद की मौजूदगी उसकी आंखों में ना हो। कल रात जो हुआ उसके बाद रूहानी को रोता हुआ चेहरा उसके सामने आ रहा था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसका ध्यान टूटा। उसने देखा ये बहुत ज़रूरी कॉल है। पहले तो वह किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर उसने फ़ोन पिक कर लिया। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या उस भिखारी का पता चला? सामने से किसी ने कहा, जी सर, हमने उसे पकड़ लिया है। बहुत ज़्यादा पूछताछ के बाद उसने जब उसका नाम बताया तो आयाश की तो मानो सांसें ही उसके गले में अटक गई। कुछ पल बाद जब आयाश ने कुछ नहीं कहा तो सामने किसी आवाज़ आई, इसका क्या करना है? आयाश होश में आते हुए बोला, टेक केयर ऑफ हिम। फ़ोन काटने के बाद उसने उसे टेबल पर रखा, अपने चेहरे दोनों हाथों में रखते हुए बोला, क्यों होता है ये मेरे साथ ही? कुछ देर तक वो उसकी तरफ बैठा रहा। उसके बाद उसने गुस्से से टेबल की सारी चीज़ें गिरा दी और अपना ओवरकोट लेकर बाहर चला गया। उसने देखा रोहित उसकी तरफ ही आ रहा है। रोहित ने उसे देखा और कहा, गुड मॉर्निंग सर, आप कल रात कहाँ थे? मैंने कई बार कॉल किया आपके घर। पर आयाश ने कुछ नहीं जवाब दिया और उसे बगल से होकर वहाँ से चला गया। रोहित बोला, इन्हें क्या हुआ? पहले तो ऐसा नहीं किया। और वो ऑफिस में आ गया। ऑफिस की हालत देखकर उसका मुंह अजीब सा बन गया। लगता है फिर से किसी चीज़ का गुस्सा इन बेचारे पर निकाला है। उसने एक प्यून को बुलाया और ऑफिस को साफ करने के लिए कहा। इधर वंश ने कमरे का दरवाज़ा खोला, क्योंकि कल रात उसका फ़ोन कमरे में रह गया था। उसने देखा ऐना अभी भी तक सो रही है। ऐना बेड पर उल्टी पुल्टी होकर सो रही थी, जैसे कल रात जो हुआ उसके लिए कुछ भी नहीं है। वंश ने मुंह बनाकर उसे देखा। वो उसके कपड़े और फ़ोन लेकर
कमरे से वो अपने कपड़े और फ़ोन लेकर कमरे से बाहर चला गया। कल रात ही उसने मोहित को घर से बाहर भेज दिया था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर ऐना की नींद कच्ची हो गई। उसने अंगड़ाई ली और अपना मुंह खोला। तभी उसे कुछ याद आया। कल रात क्या हुआ था? मुझे उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। उन्होंने 2 बार मेरी जान बचाई है। 1 घंटे बाद वो शॉवर लेकर वंश की बड़ी सी लूज टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर हर रोज़ की तरह बड़ी सी मुस्कान थी। वो चखते हुए नीचे आ रही थी। उसने देखा जय माया को मीट खिला रहा। उसने कहा, गुड मॉर्निंग जय भाई, वी आर कहाँ है? जय ने यह सुना तो मुंह बनाते हुए कहा, क्या भैया? तुमने मुझे भैया कहा? ऐना उसके पास आते हुए बोली, हाँ तो तुम्हें नहीं तो और किसे कहूँगी? जय ने अजीब सा मुंह बनाया। उसने देखा ऐना ने वंश के कपड़े पहने जो उसके लिए काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि ऐना की हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। वो बोला, तुमने उसके कपड़े क्यों पहने हैं? अभी जाओ बदल कर आओ। उसे किसी को अपनी चीज़ों को हाथ लगाना पसंद नहीं है। ऐना मुंह बनाते बोली, हाँ आई डोंट केयर। और वो जाने लगी तो जय ने गहरी सांस ली और कहा, ऐना आई एम सॉरी, कल मेरे भाई ने जो तुम्हारे साथ करने की कोशिश की उसके लिए। ऐना ने उसे देखा और बेफिक्री से हाथ हिलाते बोली, मैं कब का भूल गई उसे, तुम याद मत दिलाया करो प्लीज़। उसने माया को देखा जो फ्री होकर घर में घूम रही थी। वो उसके पास आते हुए बोली, हे माया, थैंक यू सो मच, तुमने कल मुझे उस कमीने से बचाया। और वो माया को हक करने लगी थी, लेकिन माया ने अपना दांत दिखाया और गुर्राने लगी। ऐना कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो माया के पास आई और उसे हक करते हुए बोली, तुम मुझे डराना बंद कर दो, क्योंकि अब से हम दोनों दोस्त हैं, ओके? माया अब शांत हो गई। उसे उसके ऐसे गले लगने से घबराहट का एहसास हुआ। ऐना माया से दूर हुई और उसके गर्दन को सहलाते हुए बोली, अच्छा बताओ वी आर कहाँ है? माया ने उसके पीछे वंश को देखा तो चलते हुए उसके पास आ गई और उसके पैरों में अपनी पीठ को रगड़ने लगी, जैसे वो उससे लड़ा रही हो। ऐना ने वंश को देखा और मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। जय के कहे मुताबिक वंश ने जब उसे अपनी टी शर्ट में देखा तो कठोर आवाज़ में बोला, तुम मेरे कपड़े में क्या कर रही हो? जाओ अभी इसे चेंज करो। ऐना की सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई। उसने जय को देखा। जय ने अपना कंधा उठा दिया, जैसे वो कह रहा हो उसने पहले ही इस बारे में बता दिया था। ऐना जो वंश को थैंक्स कहने के लिए मरी जा रही थी, वो अब उसकी बात सुनकर पैर पटकते हुए ऊपर चली गई। कुछ देर बाद वो उसी कपड़े में बाहर आई, वो अपने कपड़ों में, और वो अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़ी होते हुए बोली, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। कुछ देर बाद वो उन्हीं कपड़ों में जो पहन रही थी वंश के, उसी में बाहर आई और बोली कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। वंश ने जय को देखा। जय बोला, मैं बस इतना ही चुरा सकता था अपनी गर्लफ्रेंड के पास से। उसने घूर कर उसे देखा और ऐना से बोला, चलो मेरे साथ। ऐना वंश के साथ जाने के नाम से ही खुश हो गई। कुछ देर बाद वे कार में थे। ऐना लगातार कुछ न कुछ कहे जा रही थी और वंश उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। ऐना ने कहा, बताओ ना वियार, हम कहाँ जा रहे हैं? वंश बोला, घर। मैं तुम्हें डैड के पास छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐना हैरान होते हुए बोली, नहीं मुझे फिर से वहाँ नहीं जाना। अंकल फिर से मुझे जाने के लिए कहेंगे। प्लीज़ वियार, मैं जाना नहीं चाहती। वंश ने अब कुछ नहीं कहा। ऐना ने अपनी बातों को इग्नोर होते हुए देखा तो मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन पहले मुझे शॉपिंग कराओ। मैं पूरे दिन इसी कपड़ों में नहीं रह सकती। वंश ने कार मॉल की तरफ मोड़ दी। उसने कार पार्क की और बोला, 10 मिनट है तुम्हारे पास, तुम्हें जो भी लेना है जल्दी करो। ऐना कार से बाहर चली गई। वंश फोन में किसी से बात करने लगा। तभी उसकी नज़र किसी पर पड़ी जो ऐना के पीछे जा रहा था। वो बहुत अजीब लग रहा था। वो कार से बाहर आया और उसके पीछे आ गया। ऐना लेडीज सेक्शन में जा रही थी। वंश उसके पास था। ऐना ने उसे देखा तो खुश हो गई। वंश ने उसे बेवजह का मुस्कुराते देखा तो बोला, तुम मुझे घूरना बंद करो, जल्दी से लो जो भी लेना है। ऐना ने हाँ में सिर हिलाया। तभी एक शॉपकीपर उसके पास आ गई। वो उसके साथ चली गई। शॉपकीपर ने कहा, मैम क्या आप पार्टी वेयर ड्रेस देखना चाहते हैं? अभी न्यू ही आई है। ऐना ने कहा, नहीं मुझे सिंपल कपड़े ही दिखाओ।
शॉपकीपर ने कहा, वैसे आपका बॉयफ्रेंड बहुत ही रोमांटिक है। हाँ, एना ने शॉक एक्सप्रेशन के साथ कहा। उसने वंश को देखा। वंश एना से कुछ दूर खड़ा होकर शॉप के चारों तरफ अपनी नज़र घुमा रहा था। शॉपकीपर ने कहा, आपने जो कपड़ा पहना है वो ज़रूर उनका ही होगा। एना ने हैरानी से कहा, तुम्हें कैसे पता? शॉपकीपर ने कहा, बस मुझे पता चल गया। एना ने अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद शॉपिंग करने के वंश के पास आई। वंश ने कैश के बिलिंग किया। आजकल रितिका के साथ रहते हुए उसे अपने कैश रखने की आदत हो गई थी, क्योंकि रितिका छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिद करती रहती थी। शॉपकीपर के बैग वंश के हाथ में रखा और बोली, प्लीज़ विजिट आवर शॉप अगेन विद योर गर्लफ्रेंड सर। क्या? वंश ने हैरानी से कहा। शॉपकीपर बोली, सर मैंने कहा आपकी गर्लफ्रेंड। कहते कहते चुप हो गई, क्योंकि वंश उसे अपनी नीली और डरावनी आंखों से घूर रहा था। वो एना के साथ बाहर आ गया। एना कार में बैठने को ही थी कि उसने कहा, सुनो, तुम ना किसी से भी जुड़ा ज़्यादा फ्रेंडली मत हुआ करो। यहाँ पर कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। एना ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में? क्या आप भी अच्छे इंसान नहीं हैं? वंश उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ मैं भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, इसलिए मुझ पर कभी भी भरोसा मत करना। एना ने एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। वंश ने उसे ऐसे देखा तो कहा, चलो अब बैठो, हमें जाना है। एना ने कार का गेट खोला और चुपचाप बैठ गई। वंश ने सामान रखा और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और वे निकल गए। उसके जाने के बाद एक पिलर के पीछे से एक इंसान बाहर आते हुए बोला, बॉस वो अभी यहाँ से निकले हैं। इंसान इधर आयांश की कार हवेली के सामने आकर रुकी। वो कार से बाहर आया और सीधा अंदर चला गया। सोना ने आज छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि वो रूहानी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने आयांश को देखा तो उसके कुछ कहना चाहा, लेकिन आयांश इतने गुस्से में था कि उसने उसे इग्नोर कर दिया और सीढ़ी चढ़ते हुए कमरे में आ गया। आयांश जैसे ही कमरे में आया, उसकी नज़र बेड पे आराम से सो रही रूहानी पर पड़ी और उसके एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। वो कन्फ्यूज़न था। वो देख पा रहा था रूहानी कितनी तकलीफ़ में है। आज के लिए जिसका सब्सक्राइब करना रह गया हो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा सा फिंगर टच करना है बस। एपिसोड 505 दुख। आयश ने रूहानी को देखा। रूहानी बेड पर लेटी थी। उसे देखकर उसकी आंखों में हज़ार तरह के इमोशंस ने जगह बना ली। कोई भी कह सकता था इस वक्त आयश रूहानी के लिए कितना परेशान हो रहा है, पर कुछ याद आते ही उसकी मुट्ठी कस गई। उसने रूहानी से अपनी नज़रें फेर ली और स्टडी रूम में आ गया। उसने रूम को देखा जहाँ चीज़ें तहस नहस हो गई थीं। कुछ पल बाद उसने एक मेड को अंदर बुलाया और उसे साफ करने के लिए कहा। तब तक वो आकर पुल साइड आ गया। आयश यूजली कभी सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन आज उसे उसकी तलब हो रही थी। उसने अपने पॉकेट में देखा पर उसे नहीं मिली। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए पूल में कूद गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत होकर पूल के नीचे चलता गया। पूल ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए आयश ने अपने दोनों घुटनों को गले से लगा लिया और नीचे डूबता गया। वो फ्लोर पर बैठ गया। उसका बेचैन दिल शांत ही नहीं हो रहा था। पहले ही वो फीलिंग को लेकर कंफ्यूज था, क्योंकि रूहानी एक तो काली की बेटी थी और दूसरी बात जब उसे पता चला था कि भिखारी जिसे वो मुंबई में मिला था, आयश इस वक्त सभी तरफ से उलझा हुआ महसूस कर रहा था। जब आयश ने उस दिन उस भिखारी के मुंह से अपने डैड का नाम सुना था तो वो उस तभी से ढूंढने लगा था और अब जाकर वो उसके हाथ लगा था। वो उसके पेरेंट्स का कातिल है। वो उसके पेरेंट्स का कातिल है और वो कोई नहीं बल्कि रूहानी के बाबा काली हैं। कुछ पल इसी तरह रहने के बाद उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें एकदम काली थी, जैसे उसका शरीर सारा खून उन आंखों पर उतर आया हो। वो झट से ऊपर आ गया और गहरी लंबी सांसें लेने लगा। उसने अपने चेहरे से पानी साफ किया और तभी उसकी नज़र किसी पर पड़ी जो डोर के पार खड़ी होकर उसे देख रही थी। आयश ने उसे देखा तो उसकी आंखें गहरी हो गईं। रूहानी आयश को अपनी खाली आंखों से देख रही थी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उसके अंदर अब कुछ भी ना बचा हो। आयश उसे देखते हुए पुल के बाहर आया
उसकी परफेक्ट बॉडी पर पानी की बूंदें किसी सुनहरे मोती की तरह चमक रही थी। रूहानी ने अपनी नज़र झुका ली। आयश उसकी बगल से होकर कमरे में जाने लगा तो आप रूहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयश रुक गया। रूहानी ने उसका हाथ तो पकड़ लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। आयश उसके हाथों की गर्माहट अपने ठंडे हाथ पर फील कर पा रहा था। उसने कठोरता से उसके हाथ को झटक दिया और कमरे में आ गया। रूहानी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए और वो पूल साइड में आकर चेयर पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था भगवान उसे किस बात की सजा दे रहे हैं। एक तो पहले ही उसके पास कुछ भी नहीं था और अब आया से दूर जाने का सोचकर उसकी रूह कांप रही थी। उसने अपने गले से मंगलसूत्र को कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। कुछ पल रोने के बाद उसने अपने आंसू साफ किए और खुद से बोली, नहीं रूहानी, तुझे स्ट्रांग रहना होगा, तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना। वो कमरे में आ गई। उसने देखा आयश रेडी हो रहा है। वो उसे देखते हुए नीचे आ गई। सोना ने किसी से भी कुछ नहीं कहा था, इसलिए सबको लग रहा था रूहानी को बस थोड़ी वीकनेस है। रूहानी आकर नीलिमा के पास बैठ गई। उसने उसके कंधे पर सर रखा और वो उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, दादी माँ। नीलिमा ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, तुम यहाँ क्या कर आ गई? तुम्हें आराम करना चाहिए। रूहानी आंखें बंद करते हुए बोली, दादी माँ, आपको भी हमारा आपके पास रहना अच्छा नहीं लगता? नीलिमा ने अपनी अजीब बात सुनी तो उसे देखते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो तुम्हारी सेहत के लिए कह रही थी। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है ना? तुम्हें ज़्यादा आराम करना है। रूहानी उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, हम ठीक है दादी माँ, हमें कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये कहते हुए उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे देखा। नीलिमा बोली, अच्छा बाबा, मैं मान लेती हूँ। अब अगर तुम ठीक हो तो जाओ, मेरे लिए गरम गरम अपने हाथों से चाय लेकर आओ। रूहानी उसके गाल पर चूमते हुए बोली, ओके दादी माँ, हम अभी आते हैं। और वो जाने लगी तो सोना बोली, रूहानी तुम रुको, हम लाते हैं। पर रूहानी उसे मना करते हुए बोली, नहीं माँ, आप बैठिए, हम ठीक है। और वो किचन में आ गई। कुछ देर बाद वो चाय लेकर किचन के बाहर आने लगी तो उसकी नज़र सीढ़ी से नीचे आ रहे आयश पर पड़ी। आयश भी उसे ही कठोर नज़रों से देख रहा था। जैसे कि उसकी नज़र आपस में मिली, रूहानी ने अपना सर झुका लिया और उसके पास आ गई। तभी ऐना भागकर अंदर आ गई। हेलो गाइस, क्या चल रहा है? सोना, रूहानी और नीलिमा ने ऐना को देखा। ऐना को इस तरह देखकर अब सब हैरान थे। ऐना जल्दी सी हालत में सबके पास आ गई। सोना हैरान होते बोली, ऐना बेटा, तुमने ये क्या पहन रखा है? ऐना बेफिक्री से बोली, VR की टी शर्ट। थोड़ी बड़ी है ना? नो, आई नो, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है। ये कहते हुए उसने अपना मुंह बनाया। तभी कुछ सर्वेंट्स उसके कपड़ों का बैग लेकर अंदर आए। ये सब क्या है? सोना ने फिर से पूछा तो ऐना बैठते हुए बोली, VR ने मुझे शॉपिंग करवाया है। और उसने अपने बाल को कान के पीछे किया और शर्मा गई। सोना ने हैरानी से उसे देखा। तभी उसके पीछे से वंश किसी को फ़ोन मिलाते हुए आता नजर आया। सोना ने अजीब सा मुंह बनाकर उसे देखा। तभी आयश अपना गला साफ करते हुए उसके पास आ गया। उसने सोना से कहा, मॉम, मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए खाना प्रिपेयर मत करना। और कोई कुछ कहता उससे पहले वहाँ से चला गया। नीलिमा बोली, अजीब लड़का है। सोना ने रूहानी को देखा, जिसका चेहरा आयश की जाने के नाम सुनने भर से उदास हो गया था। सोना ने उसका हाथ पकड़ लिया। आयश जो जाते देखकर वंश भी जैसे आया था वैसे ही जाने लगा तो अंश कमरे से आते हुए बोला, वंश रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। वंश रुककर अपने डैड को देखने लगा। अंश ने सबको देखा और वंश से बोला, कल तुम ऐना के साथ बेंगलोर जा रहे हो। वंश ने अजीब सा मुंह बनाया और ऐना सोफे से खड़े होते हुए बोली, अंकल, मैं घर नहीं जाना चाहती। आप वो कह रहे थी कि अंश ने कहा। ऐना, जिद नहीं करते। तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हें लेने नहीं आ सकते, इसलिए तुम कल ही घर जा रही हो अपने डैड के पास। वंश तुम्हें ले जाएगा।
बोला, डैड क्या आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं? मैं जाना चाहता हूँ कि या नहीं? मैं कहीं नहीं जा सकता कल मेरी। वो कहते ही हुए रुक गया। उसने सबको देखा और बोला, आप ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते? वो आपके दोस्त है ना, आपको वहाँ जाना चाहिए। अर्श ने घूरकर उसे देखा। ये लड़का कभी उसकी बात नहीं मानता था। उसने कहा, मैं चला जाता, लेकिन मेरी तबीयत भी कल से थोड़ी ठीक नहीं है। ये कहते हुए उसने अपने सर पर दबाया। वंश ने चिढ़ते हुए उसे देखा और उसके करीब आते हुए धीरे से बोला, आप ये जानबूझकर कर रहे हैं ना, ताकि मैं कल वहाँ ना जा पाऊँ? अर्श ने होठों अपनी तिरछी मुस्कान आ गई। वो बोला, बहुत समझदार हो, बिल्कुल अपने डैड की तरह। वंश ने कहा, आप मुझे नहीं रोक सकते। अर्श ने इस बार तेज आवाज में कहा, तुम कल बेंगलोर जा रहे हो, और वो भी बाय रोड, क्योंकि ऐना को प्लेन में डर लगता है और मैं तुमसे ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। वे कहते हुए उसके ऐना की तरफ देखकर बोले, मैंने सही कहा ना बेटा? ऐना ने हाँ में सर हिलाया। वंश ने उस दोनों को गुस्से से देखा और वो वहाँ से चला गया। शाम के वक्त रितिका घर पर स्कल्पचर आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन आज उससे बहुत गड़बड़ हो रही थी। उसने परफेक्ट उसे पूरा ही खत्म कर दिया था। वो उस पर हाथ मारने लगी। तभी सलोनी कमरे में आ गई। उसने रितिका को फ्रस्ट्रेट होते देखा तो उसके सामने कॉफ़ी का कप रखते हुए बोली, क्या कर रही है रितिका? ओ दी आप, मैं बस ऐसे ही। सलोनी, हाँ कल रात तुम बाहर गई थी क्या? रितिका ने नहीं में सिर हिलाया। ओह, सलोनी अनजान बनते हुए बोली, क्योंकि किसने रितिका को घर से बाहर जाते देखा था। सलोनी ने कहा, ठीक है जाओ फ्रेश होकर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। रितिका ने हाँ में सिर हिलाया और फ्रेश होने चली गई, क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो गए थे। उसके जाने के बाद सलोनी ने रितिका को फ़ोन देखा, लेकिन उसमें पासवर्ड था। तभी उसे बालकनी से नीचे से कुछ आवाज़ आई। उसने झांक कर देखा और नीचे देखने के बाद उसका एक्सप्रेशन ही बदल गया। रितिका शॉवर लेकर नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और वो अपने बालों को पीछे की तरफ करते हुए कुछ सोच रही थी। तभी उसे वॉशरूम में किसी के होने का एहसास हुआ। वो झीट से पलट गई, पर वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने हाँ भरी और कहा, हाँ लगता है कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। उसने अपने चेस्ट पर टॉवल बांध लिया और दूसरे टॉवल से अपने गीले बालों का पानी साफ करते हुए बाहर आ गई। वो मिरर के सामने आकर खड़ी हुई। उसने ड्रायर ऑन किया। तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे एक इंसान पर पड़ी और उसे देखकर वह पलट गई। वंश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वंश सोफे पर आराम से फैलकर बैठा उसे ही देख रहा था। उसके दोनों हाथ सोफे पर थे और वो एकटक उसे देख रहा था। उसकी आंखें हर रोज़ की तरह सॉफ्ट मालूम नहीं पड़ रही थी। वो उठकर हैरान खड़ी रितिका के पास आने लगा। रितिका ने उसे अपने पास आते देखा तो अपने आप को दोनों हाथों से छुपाते हुए बोली, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? इनफैक्ट तुम यहाँ ही क्यों आए? जाओ यहाँ से, नहीं तो दी आ जाएगी और हमें इस तरह देख लेगी तो वो गुस्सा करेगी। वंश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने घूरकर उसे देखा और उसके हाथ से ड्रायर लेकर उसके बाल को सुखाते हुए अपनी कठोर आवाज़ में बोला, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं सुबह से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ। रितिका उसे रोकते हुए बोली, वो एक्चुअली मैं बहुत दिनों बाद आज क्लास गई थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला। तुम भी ना एक दिन मेरे बिना नहीं रह सकते क्या? और वो अपना काम खुद करने लगी। वंश ने उसे पीछे से हक किया और उसके कान में फुसलाता बोला, हाँ नहीं रह सकता एक दिन, तो क्या 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं रह सकता? यू नो राइट हाउ मच आई ऑब्सेस्ड विद यू। उसकी सांसें रितिका के कान से टकरा रही थी, जैसे महसूस अकेले उसे गूज़बम्प आने लगे। जिस उसने वंश को देखा और अपनी नीली आंखों से पैशन के साथ उसे ही देख रही थी। रितिका आपको आंखें में देखने लगी। रितिका उसकी आंखों में देखने लगी। वंश की आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव थी। उसकी आंखों में अजीब सा नशा था। रितिका को लग रहा था वो उसकी आंखों में गहराई से डूबती जा रही है। उसे पता ही नहीं चल रहा था। उसका हर बढ़ते सेकंड के साथ तेजी से धड़क रहा था। तभी टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजने लगा। रितिका को होश आया। वो वंश के पेट पर अपनी कोहनी से मारते हुए बोली, गेट लॉस्ट। वंश उसे दूर हट गया।
वो आकर बेड पर बैठ गया। रितिका ने कपड़े पहने और उसके पास आते हुए बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना था, दी घर पर ही है, जाओ तुम यहाँ से। वंश उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, तुम हर रोज़ दीदी दीदी करते थकती नहीं हो? मैं तुम्हारी दीदी से डरता नहीं हूँ, ठीक है? रितिका ने घूरकर उसे देखा। वंश उसके लाल चेहरे को देखते हुए बोला, वैसे मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया था कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। रितिका ने यह सुना तो उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, क्या ये तुम्हारे काम से रिलेटेड है? वंश ने हाँ में सर हिलाया और उसके चेहरे का ध्यान से देखने लगी। रितिका उसके गले में उस चैन को देख रही थी जिसे उसने दिया था। रात को वक्त रूहानी सो रही थी, तभी उसे लगा जैसे उसके पास कोई है। उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा उसके सामने आयाश लेटा उसे ही देख रहा है। आयाश के होठों पर मुस्कान थी और उसकी आंखें चमक रही थी। उसे अपने पास देखकर धीरे से मुस्कुराई और उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। वो उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, आयाश जी, आप ऐसे ही हमारे पास क्यों रहते हैं? क्या आप हमसे दूर जाने के बारे में सोचते रहते हैं? क्या आपको हमारा प्यार दिखाई नहीं देता? हम आपके बिना नहीं रह सकते। आयाश ने उसके हाथ को पकड़ लिया, बहुत प्यार से बोला, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रूहानी ने खुश होते हुए कहा, आप सच कह रहे हैं? आयाश ने हाँ में सर हिलाया। रूहानी ने कहा, वादा कीजिए हमसे, आप कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आयाश ने कहा, हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ, चलो अब सो जाओ। ये कहते हुए उसने रूहानी की आंखें बंद कर दी। रूहानी मुस्कुराते हुए उसके पास सरक गई और उसके सीने में सर रखकर उसे कसकर पकड़ लिया। इधर सोना रूहानी को लेकर एकटक देख रही थी जो उसके सीने से लगी हुई थी। उसे इस तरह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। और आयाश, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, उसने कहा। सो कैसा लगा ये एपिसोड?